आपका हर सपना हो साकार। प्यारे दोस्तों नमस्कार। ज्ञानदीप एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम मनोविज्ञान का आपके निःशुल्क बैच लेकर चल रहे थे, जिसके अंतर्गत हम बाल विकास की यूनिट फर्स्ट पढ़ रहे थे और उसकी 4 क्लासेज हमने पढ़ ली है। आज क्लास नंबर 5th 5वीं क्लास बाल विकास की अवस्थाओं के अंतर्गत आज 2 अवस्थाएं हमने पढ़ ली हैं, आपके शैशवावस्था और बाल्यावस्था। आज अपन पढ़ेंगे किशोरावस्था, और किशोरावस्था पूरी होने के बाद में जो एक नवजात शिशु है उसमें क्या क्या प्रतिवर्त होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। हाँ साथियों, तो कहा है, क्या कहा है कि ये खामोश रातें और पास बिखरी हुई किताबें और एक उम्मीद एक दिन गवाह होगी तेरी जीत की। तुझे बस खुद पर यकीन करना होगा, यकीन करना होगा। तो मेरे साथियों, ये जो आपकी बिखरी हुई किताबें और खामोश रातें और संघर्ष भरी रातें, ठीक है, एक दिन आपके लिए खुश भरी रातें बनेगी। ठीक है, आपको खुद पर यकीन करके आगे बढ़ना होगा मेरे साथियों। तो आज हम पढ़ते हैं किशोरावस्था। किशोरावस्था की जो एज मानी गई है वो आपके 12 से 18 वर्ष, 12 से 18 वर्ष। इसको आपके टीन एज भी कहते हैं। टीन एज, वैसे टीन एज 13 से लेकर 19 तक होती है, लेकिन इस एज के बहुत से वर्ष आपके 12 से 18 तक आ जाती है, तो टीन एज भी कहते हैं। तो मेरे साथियों, एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं स्टैनली हॉल। स्टैनली स्टैनली हॉल 1904 की बात है। 1904 की बात है। इनकी एक बुक आती है एडोलसेंस। एडोलसेंस एक बुक आती है इनकी, एडोलसेंस। किशोरावस्था को आपके अंग्रेजी में एडोलसेंस ही कहते हैं। एक बुक आती है एडोलसेंस। उस बुक में वो आपके स्टैनली हॉल लिखते हैं कि जो किशोर में होने वाले परिवर्तन है वो आकस्मिक होते हैं। परिवर्तन आकस्मिक होते हैं, आकस्मिक। और किशोरावस्था के बारे में वे बहुत सी आपके थ्योरीज बताते हैं। इस कारण स्टैनली हॉल को किशोरावस्था का जनक कहा जाता है। किशोरावस्था का जनक कहा जाता है स्टैनली हॉल को। ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा फैक्ट था, मैंने आपको बताया। अब आगे बढ़ते हैं। मेरे साथियों, किशोरावस्था की विशेषताएं, जिस प्रकार से हमने बाकी दोनों अवस्थाओं की विशेषता पढ़ी थी, तो आज किशोरावस्था की विशेषता पढ़ते हैं। पहली विशेषता आती है कि संघर्ष, तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था। मेरे साथियों, किशोरावस्था में एक संघर्ष भरी अवस्था है, और इस अवस्था में एक किशोर तनाव भी खूब लेता है और उसके मन के अंदर बहुत से तूफान उठते हैं, और किसी का भी विरोध करने की जो भावना होती है उसमें होती है। तो इस कारण इसको संघर्ष, तनाव, तूफान है विरोध की अवस्था कहा है। आगे देखिए नंबर 2 कि तार्किक चिंतन, अमूर्त चिंतन की अवस्था। ठीक है ना, बाल्यावस्था में जो आपके बालक हैं वो अतार्किक चिंतन करता है, लेकिन किशोरावस्था में आते ही वह तर्कपूर्ण चिंतन यानी कि तार्किक चिंतन करना शुरू कर देता है, और इसे अमूर्त चिंतन कहते हैं। जैसे बाल्यावस्था में बालक एक सामने जो उसके प्रत्यक्ष रूप से चीजें उपलब्ध हैं, उन चीजों को देखकर बताएगा कि आपके ये पेन है, ठीक है ना, ये रिमोट है, तो इस प्रकार की चीजों को देखकर बताएगा। ठीक है, तो उसका चिंतन होगा वो आपके अतार्किक होगा। लेकिन यहां पर आकर किशोरावस्था में एक बालक अमूर्त चिंतन भी करने लग जाता है, जैसे आपके आत्मा के बारे में हो गया, आपके मन के बारे में हो गया। आत्मा, मन, बुद्धि, इनके बारे में वो चिंतन करना शुरू कर देगा। अगला देखते हैं, बालक का मन
अत्यधिक अशांत होता है। जैसा कि आपने ऊपर देखा कि इसमें संघर्ष, तनाव, ठीक है ना, तूफान, विरोध की भावनाएं चलती हैं। तो सीधी सी बात है, जहां संघर्ष है, तनाव है, तूफान है, तो वहां बालक का मन अशांत तो होगा ही। एक किशोर का मन अशांत रहता है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, सर्वाधिक काम प्रवृत्ति एवं सर्वाधिक विषम लैंगिक आकर्षण, हेट्रोसेक्सुअल अट्रैक्शन। मेरे साथियों, एडोलसेंस जो आपके अवस्था में जो किशोर हैं, वो हेट्रोसेक्सुअल अट्रैक्शन यानी कि विषम लिंग के प्रति आकर्षित होता है। विषम लिंग के प्रति आकर्षित, विषम लिंग। बाल्यावस्था में हमने पढ़ा था कि वो आपके जो होमोसेक्सुअल अट्रैक्शन होता है समलिंगी के प्रति, लड़का आपके लड़के को दोस्त बनाएगा और लड़की लड़की को दोस्त बनाएगी। लेकिन किशोरावस्था में आते ही बालक आपके विषम लिंग के प्रति आकर्षित होना शुरू कर देता है। जो लड़का है वो लड़की को दोस्त बनाएगा और लड़की है वह लड़के को दोस्त बनाएगी। बालक बालिका का विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण। मेरे साथियों, आपको समझ में आ गया होगा। अगला, बालक का सामाजिक व्यवहार अपने समवयस्क समूह के आदर्शों से प्रभावित होता है कि वह समाज में किस प्रकार का व्यवहार करेगा। तो उसके जो साथी हैं समवयस्क, उसकी एज के, उसकी उम्र के जो साथी हैं, उनके आदर्शों से वो प्रभावित होता है, उनकी कुछ बातें मानता है। ठीक है, वो जैसा करते हैं वैसा वो करता है। छठा देखिए, व्यवस्था के प्रति विद्रोह की भावना। मेरे साथियों, किशोर में व्यवस्था के प्रति विद्रोह की भावना होती है। देखो, एक बालक बाल्यावस्था या शिशुअवस्था है, ठीक है, शिशु है या फिर आपके बालक हैं, उसको अपन जैसा कहेंगे, उसके जो अभिभावक हैं, माता पिता हैं, जो भी कहेंगे वो वैसा मान लेगा और कर भी लेगा। लेकिन अभी हमने ऊपर पढ़ा कि किशोर में आपके तर्क करने, जो तार्किक क्षमता है वो विकसित हो जाती है। तो वो उसमें व्यवस्था के प्रति विद्रोह, जैसे सामाजिक रीति रिवाज हो गए या अन्य किसी भी प्रकार की व्यवस्था है, तो वो तर्क करेगा और कहेगा, उसको लगेगा कि यहां पर ये ठीक नहीं है, तो वो उसका विद्रोह करेगा। विद्रोह की भावना। आगे बढ़ते हैं। सक्रिय खेल अधिक पसंद करता है। मेरे साथियों, एक किशोर आपके सक्रिय खेल, ऐसे खेल जो आउटडोर गेम्स होते हैं, बाहर जाकर खेलना, ठीक है ना, आउटडोर के गेम है, सक्रिय खेल उनको अधिक पसंद करता है। इस अवस्था में बालक विशेष रूप से स्व केंद्रित हो जाते हैं। खुद के बारे में सोचना, स्व केंद्रित, अपने बारे में सोचने लग जाते हैं, मैं कैसा दिख रहा हूं, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, तो अपना उनका पूरा जो ध्यान है वो अपने ऊपर हो जाता है, स्व केंद्रित हो जाते हैं। अगले हैं, इस अवस्था में बालक अपनी स्वतंत्र पहचान बनाने में अधिक रुचि दिखाना प्रारंभ कर देते हैं। हाँ, बालक चाहता है कि मुझे लोग स्पेशल रूप से देखें, स्पेशल रूप से मैं सबसे अलग दिखूं, मैं सबसे अलग दिखूं, यह उसकी भावना होती है। सबसे अलग दिखूं, सबसे अलग दिखने की भावना। तो बालक क्या करता है, ठीक है, अलग अलग प्रकार के फैशन करता है, अलग अलग फैशनेबल कपड़े लाकर पहनता है। ठीक है, और कदे कदे तो यहाँ होया करे कि आप देखो बोला है घड़ा घड़ा एड़ा किशोर होया करे जो अलग अलग टाइप रे कटिंग बनाया करे है, कोई देगड़ा कट करा लेवे, कोई छिपकली कट करा लेवे। ठीक है, और मैं एक एड़े आप रे किशोर ने देखियो जो छिपकली कट कराड़ी, अठे अठे वाला बाल हटाएड़ा, आगे छिपकली को आप मुंडो बनाया और लारे छिपकली री पूछ रखे। ठीक है, तो ऐसा वो क्यों करते हैं? वो इस कारण करते हैं कि वो अपनी एक स्वतंत्र पहचान बनाना चाहते हैं कि मैं सबसे अलग दिखूं, कुछ हटकर दिखूं, कुछ हटकर करना चाहते हैं वो। साथियों, मेरे आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगली है, संवेगात्मक दृष्टिकोण से अधिक चंचल, अधिक चंचल और अस्थिरता। यानी इस अवस्था में बालक के संवेग, किशोर के संवेग अस्थिर होते हैं मेरे साथियों। ठीक है, एक पल में हंस रहा है तो दूसरे पल में अचानक से गम की स्थिति में चला जाएगा। एक पल में, ठीक है, मुस्कुरा रहा है तो दूसरे पल में अचानक से वह एक कोने में जाकर बैठ जाएगा। यानी उसके संवेग,
जो हैं पल पल बदलते रहते हैं। तो संवेगात्मक दृष्टिकोण से बहुत अधिक वो चंचल हो जाता है, उसका मन चंचल हो जाता है, पल पल उसके संवेग बदलते रहते हैं। ठीक है ना, कभी प्रेम के बारे में सोचेगा, ठीक है ना। हाँ, और जैसा कि हमने इसमें एक और देखा था कि विषम लिंगी के प्रति जो आकर्षण होता है, जो आपके किशोर का, ठीक है, तो एक प्रवृत्ति और भी इसमें पाई जाती है, यहाँ लिखी हुई मैं आप यहाँ द्विवा स्वपन, आपके वह जो एक स्वपन देखना शुरू कर देता है, द्विवा स्वपन, ड्रीम्स, ठीक है, मन के लड्डू खाना, मन के लड्डू खाना। द्विवा स्वपन में वह अलग अलग प्रकार की कल्पनाएं करता है, और मैंने कहा कि विषम लिंगी के प्रति अधिक आकर्षित होता है, तो उसमें जैसे एक लड़का है तो वो एक किसी एक अपने लड़की को प्रेमिका मानेगा, और फिर उसके ही ख्यालों में खोया हुआ रहेगा, ठीक है ना, और फिर उसके मन में वो इस टाइप के नगमे सुनता होगा, कुछ इस टाइप के, कि मेरे रंग में रंगने वाली परी हो या हो परियों की रानी, या हो मेरी प्रेम कहानी, मेरे सवालों का जवाब दो ना, देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार, अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को करार। तो इस प्रकार के नगमे वह सुनेगा और अपनी जो प्रेमिका के बारे में है वो सोचता रहेगा, और जैसे प्रेमिका है तो प्रेमी के बारे में, यानी कि एक किशोरी किशोर के बारे में और आपके किशोर किशोरी के बारे में, क्योंकि इस अवस्था में विषम लिंगी के प्रति आकर्षण होना एक स्वाभाविक क्रिया है। मेरे साथियों आगे बढ़ते हैं, आपने नगमा सुना होगा, ठीक है, आगे कहा है, हाँ, कि नायक पूजा, वीर पूजा की भावना का उदय। क्या होती नायक पूजा? हीरो वर्शिप, ठीक है ना। इस अवस्था में बालक किसी न किसी को अपना एक आदर्श मानता है, आइडियल मानता है, और फिर उसी के अनुसार दिखने की कोशिश करता है, ठीक है, उसी के अनुसार दिखने की कोशिश करता है। तो एक समय था, एवढो टाइम आयो जब सलमान खान की एक फिल्म आई तेरे नाम, तो घना घना किशोर हैं, तो आप बाल हैं, वी टाइप बीच रमें टाल निकाल, और वी टाइप दिखने की वो कोशिश करता, ठीक है। और बाद में अलग, जैसे वो फिल्म का कोई हीरो भी हो सकता है बॉलीवुड का, इसके अलावा कोई ऐतिहासिक क्रांतिकारी भी हो सकता है, कोई महापुरुष भी हो सकता है, ठीक है ना। एक हीरो का मैंने आपको उदाहरण दिया है, ठीक है, तो किसी न किसी को आदर्श मानेगा और उसी के अनुरूप दिखने की और खुद को उसी के अनुरूप डालने की वो कोशिश करेगा किशोर। आगे बढ़ते हैं। इस अवस्था में बालक के अंदर अपनी पहचान बनाने को लेकर एक संकट उत्पन्न होता है, खुद की पहचान को लेकर संकट उत्पन्न होता है। बालक सोचता है कि आगे मुझे क्या करना है, मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी पहचान, ठीक है, बन जाए, सब लोग मुझे जाने। तो उसमें एक संकट की भावना पैदा हो जाती है। हाँ, एरिक्सन एक मनोवैज्ञानिक हुए, उन्होंने कहा है इसे अहम विशिष्टता की समस्या कहा जाता है, ठीक है ना। अहम विशिष्टता, खुद को विशिष्ट, अहम यानी मैं कैसा सबसे अलग दिखूं, मैंने जैसे आपको कहा सबसे विशिष्ट दिखूं, तो एरिक्सन ने कहा है कि अहम विशिष्टता की भावना पैदा हो जाती है। आगे बढ़ते हैं मेरे साथियों। हाँ, किशोरावस्था से संबंधित परिभाषाएं, तो परिभाषाओं को मैं आपको सरल और आसान तरीके से याद करवाऊंगा, बिल्कुल, ठीक है ना। देखिए किलपैट्रिक महोदय क्या कहते हैं। किलपैट्रिक महोदय कहते हैं कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। कैसे याद रखोगे मेरे साथियों? एक कोई पेटी है, पेटी, बक्सा होता है, बक्सा, वो किल यानी कील होते हैं, कीले लोहे की, कीलों से भरा हुआ बक्सा है, कीलों से भरा हुआ, जिसके अंदर इस प्रकार की कीले रखी हुई है, कीले। तो मेरे साथियों उस बक्से को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, ठीक है ना, कितना कठिन होता है, बड़ा कठिन होता है। भारी, वजन में भारी होने के कारण उस बक्से को एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम नहीं ले जा सकते, ठीक है ना। तो किलपैट्रिक ने कहा है कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, यानी किलो से भरी हुई पेटी को ले जाना कठिन होता है, तो आप याद करोगे कठिन काल। आगे देखते हैं, जॉन्स महोदय क्या कहते हैं। जॉन्स कहते हैं
किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति। ध्यान रखिए मेरे साथियों, इस शब्द को, कुछ कुछ शब्दों को आप पकड़ के रखोगे तो अपने आप परिभाषा याद हो जाती है। तो देखो जॉन्स, जॉन्स से अपन याद रखेंगे जिन्स, जिन्स, जॉन्स और जिन्स एक जैसे दिख रहे हैं, तो जिन्स क्या है, ठीक है, जिन्स जैसे किसी ने घर पे धोई, वो साफ नहीं धुली तो उसने क्या किया, फिर उसको धोया, दोबारा धोया, ठीक है, यानी बार बार उसको धोया। कोई जिन्स के ऊपर दाग लग गया था, उसको बार बार धोया, ठीक है, तो बार बार यानी कि उसने जिन्स को धोने के लिए क्या की, पुनरावृत्ति की, बार बार उसको धोया, पुनरावृत्ति। तो आप याद रखोगे जिन्स से जॉन्स, और जॉन्स ने क्या कहा कि किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति का काल है। अब जो जिन्होंने एडोलसेंस आपकी पुस्तक लिखी थी, स्टैनले हॉल क्या कहते हैं, हॉल कहते हैं कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान व विरोध की अवस्था है। मेरे साथियों, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब याद करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं, किस प्रकार याद करोगे। देखो क्या, हॉल, हॉल है नहीं, कोई बड़ा सा हॉल बना हुआ है, कमरा, हॉल, हॉल, ठीक है, उसमें कोई आपके मीटिंग चल रही है, हॉल में मीटिंग चल रही है, एक व्यक्ति इधर बैठा है, 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 ठीक है, किसी भी मुद्दे पर, तो जिस मुद्दे पर मीटिंग चल रही है तो उसमें से एक व्यक्ति खड़ा हुआ और उसने अपना पक्ष रखा, ठीक है, जैसे ही पक्ष रखा तो बाकी वालों ने क्या किया भाई, बाकी वालों ने कहा कि ये तो भाई ठीक नहीं है, तू जो बात कर रहा है वो ठीक नहीं है, ठीक है, तो किसी और ने जिसने पक्ष रखा उसका समर्थन किया, ठीक है, तो इस प्रकार करके उन सभी में आपस में आधों ने एक का समर्थन किया और आधों ने दूसरे का समर्थन किया, तो उनके बीच में क्या, संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई, और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होने के बाद में तनाव पैदा हो गया, और तनाव पैदा होने के बाद में उस हॉल में इतने जोर से हो अल्लाह होने लगा, और ऐसा लग रहा था कि जैसे तूफान आ गया हो, तूफान आना शुरू हो गया, ठीक है, और फिर सबने मिलके क्या किया, विरोध किया, ठीक है, संघर्ष उत्पन्न हुआ, तनाव हुआ, विरोध किया, और विरोध के कारण उस हॉल में क्या आ गया, तूफान आ गया। तो आपको ये शब्द देखिए, संघर्ष, तनाव और तूफान व विरोध की अवस्था, ये आपको जहां दिखे, ठीक है, तो स्टैनले हॉल की परिभाषा है। आगे बढ़ते हैं। स्टैनले हॉल और हम एक और भी परिभाषा को कहते हैं कि किशोरावस्था नया जन्म का काल है, ठीक है ना, किशोरावस्था, इसको भी उसी के साथ में याद रख दो कि हॉल में जो आपके तनाव चल रहा था, ठीक है, तनाव चल रहा था, तो वहां पे कोई आपके एक और आदमी आता है, ठीक है, वो सबको समझाइश करता है, और समझाइश करने के बाद में जो पहला माहौल था संघर्ष भरा, वो बदल जाता है और माहौल शांत हो जाता है, ऐसे लगता है कि जैसे नया जन्म हुआ हो, उस माहौल का नया जन्म हुआ हो। हाँ, अगली परिभाषा आपके कोहलन, कोहलन कहते हैं किशोरावस्था बाल्यावस्था का प्रौढ़ावस्था के मध्य परिवर्तन है। देखो इसमें दो शब्द आए, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था के मध्य परिवर्तन है, ठीक है, इसको याद कैसे रखेंगे आप, कोहलन से याद रखेंगे कुल्हड़, कुल्हड़ देखा होगा दोस्तों आपने, चाय की आपके थैली पे कुल्हड़ में चाय बिकती है, चाय का कुल्हड़, तो क्या हुआ, एक चाय की जो आपके उस थैली पे, ठीक है, एक तो बच्चा आया चाय पीने के लिए और एक आया प्रौढ़, ठीक है, दोनों आए, और अब वो दोनों बैठ के उस चाय की थैली पे, एक बच्चा यहाँ बैठा हुआ है और एक आपके प्रौढ़ भी यहाँ बैठा हुआ, दोनों आपके चाय पी रहे हैं। अब वो क्या करे, उनके मध्य में प्रौढ़ पूछता है भाई तू कहाँ का है, पढ़ता है कि नहीं पढ़ता, तो इस प्रकार से दोनों के बीच में क्या हुआ, आपके बातों का आदान प्रदान हुआ, ठीक है, उनके मध्य बातों का आदान प्रदान हुआ, ठीक है। हाँ, तो अब इसमें याद कैसे रखोगे आप कि कुल्हड़ में जो चाय पी रहे हैं, एक और बच्चा पी रहा है बाल्यावस्था, और एक पी रहा है आपके जो प्रौढ़ पी रहा है, ठीक है, तो आपके कोहलन ने कहा है कि किशोरावस्था बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के मध्य परिवर्तन, उनके बीच का समय। हाँ, अगले फिर वो आ गए जो आपके हैं आदर्श, वैलेंटाइन कैसा लगता है, आदर्श, जो शैशवावस्था की आपके परिभाषा दी थी वैलेंटाइन ने, वो कहते हैं कि किशोरावस्था के बारे में वैलेंटाइन महोदय के क्या विचार है, वो कहते हैं किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय, नाजुक समय, देखो ये नाजुक समय, ठीक है ना। तो जिस प्रकार हमने उसको याद किया था क्या आपके आदर्श काल है, तो उसी प्रकार आप याद रखोगे कि वैलेंटाइन डे का
जो समय होता है वो एक नाजुक समय होता है? उस समय जो आपके प्रेमी और प्रेमिकाओं के जो हृदय होते हैं बड़े नाजुक होते हैं, ठीक है ना? ये तो इस प्रकार से याद रखोगे, ठीक है। अपराध प्रवृत्ति है, बालक है अपराध की ओर अग्रसर होने लगता है, उसमें है उसको संगत गलत मिल गई तो अपराध प्रवृत्ति की ओर अग्रसर होगा, ठीक है। इस कारण इसको नाजुक समय कहा गया है। आगे बढ़ते हैं मेरे साथियों। हाँ तो मेरे साथियों, आप हमेशा हमारा हौसला अफजाई करते रहें और हमें आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है ना, हमेशा अपना प्रेम दिखाते रहे। तो मेरे साथियों कि आप को यदि हमारे इस कंटेंट की या हमारे सभी वीडियोस की पीडीएफ चाहिए या वीडियो का लिंक हम कहाँ शेयर करते हैं इसके बारे में, तो आप हमारा एक टेलीग्राम चैनल है ज्ञानदीप एजुकेशन, ज्ञानदीप एजुकेशन टेलीग्राम चैनल है। आप इस चैनल से जुड़िएगा और अपना प्रेम का जो भंडार है हम पर लुटाइएगा। तो ज्ञानदीप एजुकेशन टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन कीजिए। और ये चैनल का लिंक कहाँ पे है, तो मेरे साथियों जो हमारे ये वीडियो है उसके आपके डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा। तो आप हमारे साथ में जुड़े रहिए। आगे बढ़ते हैं मेरे साथियों, छोटी सी जानकारी मैंने आपको दी। हाँ, आपके किशोरावस्था की जो विशेषताएं और परिभाषाएं पूरी हो चुकी है। जो मैन मक्खन था वो हम आपके सामने तीनों अवस्थाओं के बारे में लेकर आए हैं। अगला टॉपिक अपना देखते हैं, नवजात शिशुओं में उपस्थित मुख्य प्रतिवर्त। मुख्य प्रतिवर्त, तो पहले इसके लिए हमको ये जानना जरूरी है कि ये प्रतिवर्त आखिर होते क्या है मेरे साथियों। प्रतिवर्त क्या होते हैं? प्रतिवर्त इसके बारे में देखो मेरे साथियों, इसका एक परिभाषा में देखें तो क्या, उद्दीपक 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 के प्रति होने वाली स्वाभाविक क्रिया, स्वाभाविक क्रिया। तो उद्दीपक क्या है आप जान जाओगे। उद्दीपक, जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि जैसे हम रास्ते में जा रहे हैं और अचानक से रास्ते में कोई कील या कांटा था, कील या रास्ते में जा रहे हैं तो कोई कील या ऐसा इस प्रकार का तिकोना कांटा था और वो कांटा हमारे पैर को चुभ गया। तो चुभने के बाद में क्या होगा, ऑटोमेटिक यानी स्वाभाविक, जो एक आई है ना स्वाभाविक, ऑटोमेटिक हम क्या करेंगे, वहां से पैर को ऊपर की ओर से हटा लेंगे, ठीक है। तो उसमें उद्दीपक क्या हो गया, इसमें कांटा उद्दीपक है, ठीक है। कांटे की क्रिया क्या हुई, कांटा एक क्रिया हुई हमारे पैर में चुभा और उसी क्रिया के आपके विपरीत, ठीक है, एक प्रतिक्रिया हुई, क्रिया हुई कांटा चुभने की और उसके विपरीत प्रतिक्रिया हुई। प्रतिक्रिया क्या हुई, हमने पैर को ऊपर उठाया। यही प्रतिक्रिया जो स्वाभाविक रूप से हो रही है उसे प्रतिवर्त कहते हैं, प्रतिवर्त कहते हैं। समझ में आ गया मेरे साथियों। तो एक जो छोटा बालक होता है, शिशु होता है, उसमें भी इस प्रकार की जो आपके प्रतिवर्त पाए जाते हैं जो स्वाभाविक रूप से होते हैं। अब कौन कौन से प्रतिवर्त होते हैं, हाँ आपके बहुत सारी परीक्षाओं में, ठीक है, जो जैसे रीट हो गई, सेकंड ग्रेड हो गई या फर्स्ट ग्रेड हो गई, सीटेट हो गई, उनमें इन प्रतिवर्त में से, ठीक है, लगभग प्रश्न पुटअप होता ही होता है। तो आप इनको थोड़ा है ना, हाँ पैनी नजर से हम पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो देख लेते हैं। हाँ, पहला प्रतिवर्त है आपके रूटिंग। रूटिंग क्या है मेरे साथ, रूटिंग क्या है, एक छोटा बालक होता है, ठीक है ना। आप क्या करें, जैसे उस छोटे बालक के हम ऐसे गाल पे टच करेंगे, इस प्रकार से। जैसे छोटे बालक के क्या, छोटा सा बालक है, उसके ऐसे गाल पे टच किया तो क्या करेगा, अपना मुंह फाड़ेगा और सर को ऐसे घुमाएगा, ठीक है। यही क्रिया आपकी रूटिंग कहलाती है। गाल को छूने पर सिर को घुमाएगा, ठीक है, और अपने मुख को वह खोलेगा, ठीक है, इसे कहते हैं रूटिंग। तो आप इसको कैसे भी अपने माइंड में इसको सेट करना, आप अपनी भी ट्रिक बना के इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। जैसे सिर को क्या कर, सिर है उसको, सिर को ऐसे, ठीक है, रोटेट यानी घूमना, रोटेट से रूटिंग, सिर को ऐसे रोटेट करेगा, मुंह खोलेगा, ठीक है। तो सिर को घुमाना यानी कि रूटिंग, इस प्रकार आप याद रख सकते हो। ये प्रतिवर्त, रूटिंग प्रतिवर्त है आपके 3 से 6 माह में विलुप्त हो जाते हैं। यानी कि जो आपके 3 से 6 महीने का जो बच्चा होता है 6 माह तक रहते हैं, उसके बाद में ऑटोमेटिक ये विलुप्त हो जाते हैं। क्योंकि 6 महीने के बाद में आप बच्चे के गाल को छुएंगे, तो 1 साल के 2 साल के बच्चे को गाल को छुएंगे, ठीक है, तो फिर ये प्रतिवर्त नहीं रहेगा, ये स्वाभाविक तौर से नहीं होगा।
वो उसी प्रकार मुंह नहीं खोलेगा और ना ही सर को घुमाएगा। हाँ, अगला देखो, मोरो। मोरो, मोरो क्या है मेरे साथियों? यदि आपके तीव्र शोर होता है तो बच्चा अपनी कमर को मोड़ते हुए भुजा को आगे की ओर फेंकता है और फिर अपनी भुजाओं को एक साथ लाता है जैसे कुछ पकड़ रहा हो। इंपॉर्टेंट है मेरे साथियों, परीक्षा में पूछा भी गया है, पिछली रीट की परीक्षाओं में। क्या होता है कि बच्चे को एक जोरदार, जैसे ऊपर से हवाई जहाज गुजरा, जोरदार ध्वनि सुनाई दी, तो बच्चा क्या करेगा? अपनी कमर को ऐसे, सोया हुआ है कमर को ऐसे मोड़ के, और मोड़ने के साथ में अपनी से भुजा को आगे बढ़ाएगा, आगे बढ़ा, दूसरी भुजा को आगे बढ़ाएगा, दोनों को हाथ में मिला के, और ऐसे कमर मोड़ी हुई ऐसे करेगा, ठीक है ना, जैसे कुछ पकड़ने की कोशिश कर रहा हो, तो इसे कहते हैं मोरो। अब मोर से क्या, कैसे याद करोगे? देखो, मोरो से याद करो, मोर, मोर, मोर है। तो मोरो, मोर यानी मोरो अवस्था कब आती है? जब होगा शोर, शोर यानी आवाज, ठीक है, होगा शोर तब होगा मोर, यानी कि शोरो। जब मोरो कैसे बना दो? शोरो, शोर को शोरो बना दो, जब होगा शोरो यानी कि आवाज होगी, शोर होगा, तब आपके प्रतिवर्त होगा मोरो। क्या प्रतिवर्त होगा? मोरो। तो मेरे दोस्तों आप याद रखेंगे, ठीक है। रूटिंग पढ़ा, गाल को छूने पर सिर को घुमाएगा और आपकी मुंह खोलेगा तो हो जाएगा रूटिंग, यानी रोटेटिंग करेगा वो, ठीक है। और मोरो, ठीक है, जोरदार आपके तेज आवाज होने पर बच्चा क्या करे? कमर को मोड़ते हुए अपनी एक भुजा को आगे लाएगा, फिर दूसरी को लाएगा, फिर दोनों को मिला के कुछ पकड़ने की कोशिश करेगा। और यहाँ आपके जो है प्रतिवर्त कितना रहता है? 6 से 7 माह में ये भी विलुप्त हो जाता है, ठीक है। विलुप्त वाला तो ज्यादा नहीं पूछते, पूछा भी नहीं आज तक। आपको है क्या, किस प्रतिवर्त को, वो किस प्रकार का होता है, उसे क्या कहते हैं, उसमें बालक करता क्या है, ये याद रखना है। हाँ, अगला लेके बढ़ते हैं। अगला, अगला है ग्रास्पिंग, ठीक है। ग्रास्पिंग क्या है? देखो, ग्रास्प होता है ना, अपने कहते जैसे किस चीज को पकड़ते, पकड़ने की क्रिया। क्या करता बालक? बच्चे के हथेली को यदि हम क्या करेंगे, अंगुली अथवा किसी अन्य वस्तु से दबाया जाता है तो बच्चे की उंगलियां उसके इर्द गिर्द यानी ग्रास्पिंग कर देती है, यानी कि उसके लिपट जाती है। जैसे मेरा हाथ है, एक छोटे बालक के हाथ को आप जैसे ही उसके हथेली पे है ना कुछ टच करोगे, अंगुली टच करोगे या फिर कुछ भी वस्तु टच करोगे, तो बच्चा क्या करेगा? उसकी उंगलियां धीरे धीरे, ठीक है, ऐसे करते हुए उस अंगुली के इर्द गिर्द लिपट जाएगी, ठीक है। ये जो आपके प्रतिवर्त हो रहा है स्वाभाविक तौर से हो रहा है, तभी प्रतिवर्त है। हाँ मेरे साथियों, तो आपको समझ में आ गया ग्रास्पिंग है। ग्रास्प पे आप समझ सकते हो, गिरा है पकड़ने की क्रिया, ठीक है। अगला देखते हैं, और ये भी 3 से 4 माह में विलुप्त हो जाती है। हाँ, अगला सबसे मोस्ट, इसको कई परीक्षाओं में पूछा गया है, कितनी बार पूछा गया है, देखिए, बेबिंस्की। क्या नाम है? प्रतिवर्त का नाम है बेबिंस्की। क्या है? यदि बच्चे के पैर के तलवे को ठोका जाता है, पैर के तलवे को ठोका जाता है तो पैर की उंगलियां ऊपर की ओर जाती हैं और फिर आगे की ओर मुड़ जाती हैं, ठीक है। बच्चे का पैर का तलवा है, ये तलवा है, तो बच्चा की जैसे उंगलियां ना ऐसे, तो क्या करेगा? जैसे उसके ऊपर ऐसे अपन ठोकेंगे तलवे के ऊपर, तो क्या उंगलियां थोड़ी ऊपर जाके और फिर आगे की ओर इस टाइप से मुड़ जाएगी। उंगलियां ऊपर जाके, पैर के तलवे पर ठोकने पर उंगलियां ऊपर जाके मुड़ जाएगी। इस प्रतिवर्त को कहते हैं बेबिंस्की। क्या कहते हैं मेरे साथियों? बेबिंस्की। पैर के तलवे को ठोकने पर उंगलियां ऊपर जाके आगे की ओर मुड़ जाती हैं। तो इसको अपन, हाँ, आप अपने हिसाब से इसको कोई भी ट्रिक बना के याद रख सकते हैं। एक बेबी है, ठीक है, बेबिंस्की, ठीक है, इसके आपके